ये भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं, दिस इज़ अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया है। जब नरेंद्र मोदी साहब उसको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे, उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब जो सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन अवाम की तरफ से दी गई। ये जो मेडिकल असिस्टेंस, ये इसको बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया। ये एक भारत हेल्थ इनिशिएटिव है, और मेडिकल बॉक्सेस थे जो दिए गए। खैर उस पर भी बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं। उनकी मुलाकात भी हो गई है, मीटिंग भी हो गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ। उनकी क्या बातचीत हुई, कितने एग्रीमेंट्स हुए? वो महात्मा गांधी मेमोरियल जो स्टैचू है वहां पर गए, जो जंग में बच्चे मारे गए हैं वहां पर गए, और जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। वहां की किताब में क्या लिखा, ये सब कुछ एक तरफ, और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ। उसने सब चीज़ों को मात दे दी है। इसलिए मैं अपना इस वक्त का जो ये विजिट है, इसके ऊपर ये आखिरी प्रोग्राम करी हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफेद अव्वल पे नजर आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स and facilities for treating various injuries. The Bhishma Cube is a comprehensive solution for disaster management. ट्रक के ट्रक वहां पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। अगर इंडिया की बात करें तो वो ग्लोबली जा रहे हैं, वो यूक्रेन जा रहे हैं, वो रशिया जा रहे हैं, जाकर उनकी जंग बंदी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ समिट होती है, इंडिया लीड कर रहा होता है, इंडिया कहता है कि मैं ग्लोबल का किंग हूँ। और कैसे देखते हो आप इस चीजों को? इंडिया को हम अपनी आंखों के सामने डेवलप होते हुए देख रहे हैं, तरक्की करते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को देख रहे हैं कि अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भाई हम डे बाय डे डाउन जा रहे हैं। क्यों ऐसा? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज करनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी अगर चेंज होती है तो बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं जी। जैसे इमरान खान का नज़रिया था कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक अच्छे मुल्क की तरफ ले सकती है, और स्टेप बाय स्टेप हम जो है ना ग्रेजुअली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जी। तो इसमें मैं देखता हूँ सिर्फ इंडिया स्पेसिफिकली नहीं है, जितने स्टेट्स हैं, जितनी और कंट्रीज़ हैं, उनके साथ एक फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि हमें मुल्क को अच्छे तरीके तरफ ले जाना चाहिए और तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। और ट्रेडिंग का अगर इशू किया जाए, आप बात कर रहे थे पहले कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो स्टॉप्ड है क्योंकि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जैसे कश्मीर है, और इसके अलावा भी काफ़ी मसाइल हैं जो इंडिया के साथ हमारे लगते रहते हैं। तो इस बिना पर अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, आईटी के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है, ट्रेड के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की वो आगे जा चुकी हैं। तो ये वजह बनी है क्योंकि हमें फॉरेन पॉलिसी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और आज़ाद फॉरेन पॉलिसी जो है, फ्रीली फॉरेन पॉलिसी वो अपनानी चाहिए ताकि जो भी मामलात हैं वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। बिल्कुल सही। मोदी वर्ल्ड के अंदर अपना एक नाम और मुकाम बनाते जा रहे हैं। अभी जो रशिया वो गए थे तभी उनका इतना बेहतरीन वेलकम हुआ, पोलैंड गए तो भाई इतना बेहतरीन वेलकम हुआ, अब यूक्रेन गए तो सारे इंडियंस लाइन सिर खड़े हैं और उनका वेलकम करें और इंडियन के झंडे पकड़े हुए हैं। हमारे पीएम का ऐसे इस्तकबाल क्यों नहीं होता? बेसिकली यही चीज है ना कि ये इमेज बिल्डिंग होती है।
कि आप अपने इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, दुनिया को कैसे बताते हैं। वो हमारे नज़र में तो वो एक शादी थी अंबानी की, लेकिन उन्होंने अपना दुनिया में एक प्रोजेक्शन किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हम इतना कुछ खर्च कर सकते हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम ये फैसिलिटेट कर सकते हैं। वो इतनी बड़ी दुनिया की क्रिकेट लीग करवाते हैं, IPL करवाते हैं। उसके अलावा वो ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम अब पावरफुल बन रहे हैं, दुनिया हमें एक्सेप्ट करे। आपको पता होगा कि 2008 में जो हुई थी ये जो होती है ओलंपियन चाइना में, और चाइना ने उस पर कितना खर्च किया था, सिर्फ इसलिए खर्च किया था उस टाइम चाइना उभर रहा था और चाइना दुनिया को बता रहा था कि हम इस तरह तरक्की कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कुछ चंद सालों में यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अभी वही चीज इंडिया दोहरा रहा है। इंडिया अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दोबारा इलेक्ट हुए, उसको अपने मुल्क के अवाम की भी तायद है, तभी वो इतने बड़े काम कर रहा है, इतने बड़े स्टेप्स उठा रहा है। वो अगर रशिया गया है तो रशिया उसको पहले उन्होंने जब यूक्रेन और रशिया की वार स्टार्ट हुई तो तब क्या हुआ कि अमेरिका और पूरे वेस्ट ने प्रेशर डाला कि आप उनसे तेल ना खरीदें, तो आप उनसे ट्रेड ना करें। लेकिन उनके वो जो जयशंकर है वजीर खारजा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या हम डंके की चोट पे उन्होंने कहा हम तिजारत ट्रेड नहीं रोकेंगे, हम रशिया से ट्रेड करेंगे, जो हमारे इंटरेस्ट में आता है, बेस्ट इंटरेस्ट में हम वही कर सकते हैं। तो फिर वो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर वेस्ट रोक दे, अपनी वेस्ट से गैस ना ले, तेल ना ले रशिया से, तो हम भी नहीं लेते। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और पाकिस्तान ने नहीं लिया, पाकिस्तान नहीं उनके ऑफर होते हुए नहीं लिया, उन्होंने बकायदा ऑफर किया, सब कुछ किया, फिर भी नहीं ले सके। हमारा तो प्राइम मिनिस्टर रशिया जाता है, लेकिन वो बाद में क्या होता है कि आप कुछ भी ना कहें तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी तो आती है ना कि वो जैसे ही जाते हैं फिर आते हैं, आदमी एतमाद हो जाती है।